नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानकर अच्छा लगा कि अब जो काफ़ी स्टूडेंट है वो पढ़ने वाले जुड़े हैं, क्योंकि कल की क्लास को जिस तरीके से स्टूडेंट ने देखा है और प्रतिक्रियाएं आई है तो वाकई अच्छा लगा कि हाँ, पढ़ाने का कुछ सार्थक परिणाम मिलेगा। तो अब जो है पहले कुछ सवालों का समाधान कर दूं मैं कि अपनी एक देखो, कल की क्लास जो है वो जल्दी अपलोड हुई थी 11-12 बजे के करीब। अब वो इसलिए क्योंकि कल मेरे अवकाश था, छुट्टी थी, तो मैंने अपलोड कर दी थी। लेकिन नॉर्मल जो क्लास है वो आज जिस टाइम मिल रही है उसके आसपास ही मिलेगी, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग आपको पता है, अब 10 से 4 रहेगा। उसके बाद मैं घर पे आऊँगा, उसके बाद जो है शूट करके अपलोड करूँगा, तो लगभग इतना समय मिल जाएगा। सप्ताह में 5 क्लास तो लगभग दूंगा मैं आपको। सैटरडे को आपके कोई शंका समाधान संबंधित होगा तो सैटरडे संडे को देख लेंगे। संडे एक दिन जो है वो मुझे भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी एक कंटिन्यू इतनी नहीं हो सकती। और इसके अलावा भी जैसे अभी अपने विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी अपने पास में पर्याप्त समय है, तो हम एक एक चीज को, जैसे कल कंसेप्ट को समझते हुए चले थे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। और जैसे विज्ञप्ति आ जाएगी और मुझे लगेगा कि एग्जाम पास में आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा, क्लासों की साइज बढ़ा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि अपनी सिलेबस को जो है कवर भी कर लेंगे और रिवीजन भी करवा दूंगा। फिर बाद में आपका अभ्यास भी करवाऊंगा इस पे। अब जो आज जो गुड न्यूज देने वाला था वो बता देता हूँ पहले। क्योंकि किताब लिखनी मैंने शुरू कर दी है और वो पब्लिकेशन वाले संपर्क करने लग गए हैं, पता नहीं कैसे जो है। चलो अच्छी बात है कि पब्लिकेशन वाले संपर्क कर रहे हैं, तो एक अच्छी तरीके से किताब आपके पास आ जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको कम से कम रीजनेबल रेट में मिल जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों का फायदा हो सके। अब दूसरी बात जो खुशखबरी वो ये है साथियों, कि मैंने और मेरे साथी स्टाफ है, उन्होंने मिलकर कल ये डिसीजन लिया, एक फैसला किया कि हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, समय निकालना पड़ेगा, समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ेगा। लेकिन डिसीजन ये लिया है कि अपने ये कोर्स जैसे ही चल रहा है तो लगभग 2-3 महीने हमें लग जाएंगे, लेकिन 2-3 महीने में एक ऐसी टेस्ट सीरीज बना दी जाए। ऐसी टेस्ट सीरीज मतलब ऐसे प्रश्न जो ऑथेंटिक, स्तरीय और एग्जाम में आने के लायक हो, इनको तैयार किया जाए और इतनी एक तरह की स्तरीय जो है टेस्ट सीरीज विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, जिससे उनका काफी जो है उनकी हेल्प हो जाए। तो इसके लिए हम वर्क करना लगभग 1-2 दिन में चालू कर देंगे। तो वो कैसे पहुंचानी है आप तक, किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और कैसे, क्योंकि टेलीग्राम पर नहीं करवा सकते। टेलीग्राम में पिछली बार जो जुड़े थे वो सब पता है अव्यवस्था हो गई थी, और बहुत सारे जो है बिना चाहने वाले और अवांछित प्रतियोगी या अवांछित ही कह सकते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से टेस्ट सीरीज लिखी थी, तो वो किस माध्यम से आप तक पहुंचानी है वो उस पर डिसीजन बाद में ले लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अच्छी और स्तरीय ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। यूं समझ लो कि 20-25 टेस्ट पेपर देने का हमारा विचार है, और उस 20-25 टेस्ट पेपर को बनाने में हमें 2 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर कितनी मेहनत की जाएगी और विद्यार्थियों का अधिकतम जो है लाभ ध्यान में रखा जाएगा। तो यही साथियों खुशखबरी थी। बस आप लोगों के लिए काम करके, और जब आपकी प्रतिक्रिया अच्छी मिलती है तो काफी अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और अपनी जो ये क्लासेस है साथियों, इसके बारे में जो ये है कि ये निशुल्क चलेगी, हमेशा ही आपके लिए निशुल्क ही रहेगी। इन क्लासेस पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं। इन क्लासेस के लिए आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, निशुल्क है और निशुल्क ही रहेगी। अब कुछ साथी जो ये पूछ रहे थे कि सर हम इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ने की जरूरत है, तो देखो साथियों, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी अध्यापक पढ़ा रहा है, पूर्णतया किसी पे भी निर्भर नहीं रहे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें से क्वेश्चन बाहर न जाए, और यदि इनमें से मैं जो कंटेंट आपके पास पहुंचाऊंगा क्लास के माध्यम से, जो बुक लिख रहा हूं उसके माध्यम से, और मॉडल पेपर जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं हम उसके माध्यम से, उनमें से यदि प्रश्न फिर बाहर चला जाता है तो ये समझ लो कि वह सभी के लिए फिर बाहर ही जाएगा, क्योंकि कोशिश यही रहेगी। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नियमितता बना के रखनी पड़ेगी, तभी ये फायदा पहुंचा सकेगा। तो लगभग यूं समझो कि इसमें से बाहर जाएगा तो सभी के लिए बाहर है, तो वो कोई रिस्क वाला फैक्टर नहीं रह जाता। फिर रिस्क वाला जब रहता है तब सभी को आ रहा है और अपन को नहीं आ रहा, तब अपने लिए वो। लेकिन ऐसा अपने क्लासेस में होगा नहीं, जैसे जैसे आप क्लासेस देखते जाओगे वो होता जाएगा। अब एक बात और कि क्लासेस जो है थंबनेल पे देखें, मैं क्लास नंबर डाल दूंगा, टाइटल में भी क्लास नंबर डाल दूंगा, नंबर वाइज आगे से आगे देखते चले। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, बैक टू बैक वो क्लासेस आप देखते चले, नोट्स बनाते चले। अब नोट्स की साथियों बात आई है, तो नोट्स कैसे बनाना है, मैं अधिक से अधिक चीज कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर लिख दिया करूं। फिर मैं जब हटता हूं और स्क्रीनशॉट लेने का कहता हूं तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और जिस जिस तरीके से मैं बताता हूं क्रमानुसार ही बताता हूं पूरी चीजें, जिस जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके से आप इसको लिखते चलें। यदि किसी को ऐसा लगता है तो यूट्यूब में स्पीड कंट्रोल करने का भी आता है, स्लो करके भी लिख सकते हैं।
पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से काफी विद्यार्थियों ने नोट्स बनाए, बहुत अच्छी तरीके से कल की क्लास के बनाए। तो आप सभी भी कोशिश करें, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है बोर्ड पर लिखने की कोशिश करूं। अब कई लोग कहते हैं सर आप नोट्स भी लिखवाओ, तो देखो साथियों इतना सब संभव नहीं होता। यदि मैं नोट्स एक एक लाइन लिखवाने लगूंगा तो जो क्लास में 30-35 मिनट में आपको दे रहा हूँ वो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, अपलोड करने में भी समस्या आती है। तो ये सारी चीजें इतनी संभव नहीं हो पाती। आप कोशिश करें, अभी तक जैसे नोट्स बना रहे थे वैसे मैं लगभग आपको मैटर पूरा देने की कोशिश करूंगा। अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, विधिवत तरीके से शुरू करते हैं। देखो साथियों, आज की जो क्लास है अपनी वो कल की क्लास से आगे की कड़ी है। अब कल की क्लास जहां छोड़ दी थी उसके आगे की कड़ी में अपन को ये देखना है, राजस्थान के परिचय से संबंधित पढ़ा था, उसकी आगे की कड़ी में अपन को राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी है। प्रश्न जहां से बनते हैं, जिस पैटर्न से बनते हैं उस पैटर्न को ही लेकर मैं चल रहा हूं। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में सबसे पहले साथियों ये प्रश्न बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब की गई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत यदि पूछी जाए, क्या पूछी जाए, शुरुआत कब हुई, किसकी, थोड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूं आज देख लेना, वैसे कोई समस्या नहीं थी। इसको मोबाइल को टेढ़ा करके देखोगे ना, आड़ा जिसको बोलते हैं, तो बिल्कुल व्यवस्थित दिखेगा। ऐसे का ऐसे देखते हो तब भी अक्षर छोटे ही दिखना है, क्योंकि बोर्ड बड़ा है तो उसको आड़ा करके देखो थोड़ा सा। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत साथियों यदि पूछा जाए तो आप क्या याद रखेंगे, 30 मार्च 1949 ये संभागीय व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। हीरालाल शास्त्री जो थे मुख्यमंत्री यहाँ पर इस समय में थे। यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तब यहाँ अपने संभागों की संख्या थी 5। कितनी थी संख्या, 5 थी। ये थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं लेकिन ये संभाग लिखा है मैंने, ठीक है। संभागों की संख्या 5 थी। इनको कैसे याद रखना है, इनको याद रखने की एक साथियों ट्रिक देता हूं आपको, जजोबी यूके, ठीक है, जजोबी यूके। अब ये थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ ज्यादा ले रहा हूँ, वो किस लिए वो भी बता दूंगा अभी। ये 5 संभाग इस समय 30 मार्च 1949 को 5 संभाग थे। याद कैसे रखना है, जजोबी यूके याद रख लेना। अब जजोबी यूके याद रखोगे तो सबसे पहले आपके आ गया जयपुर, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके जोधपुर, ये आ गया जोधपुर, यहां से आ जाएगा आपके संभाग बीकानेर, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके संभाग उदयपुर और यहां से आ जाएगा आपका कोटा संभाग। ये 5 संभाग थे। अब यदि ट्रिक नहीं होती है साथियों तो हम कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा संभाग कहाँ एडजस्ट हुआ, कब बना, कैसे नहीं बना, तो ये कंफ्यूज होते हैं। जब ये ट्रिक याद हो जाएगी जजोबी यूके, तो उसके बाद में आपके यूं को कि कोई मतलब भूलने की संभावना नहीं रहेगी। जजोबी यूके देखो 4 बार मैंने बोल दी, अगर मुझे ही सुना होगा तो ये धीरे धीरे अपने आप याद होती चलेगी। और नियमित क्लासों में नियमित जितना पढ़ा हो उतना रोज का रोज भी पढ़ लोगे तो भी वह याद होता चलेगा, थोड़े थोड़े दिन से रिवाइज करते रहना बस। तो जजोबी यूके याद रखना है। संभागीय व्यवस्था लागू की गई। यहां पर इस समय संभागीय आयुक्त को बिठाया गया। किसे बिठाया गया, संभागीय आयुक्त को बिठाया गया। संभागीय आयुक्त का पद सृजन करके संभागीय आयुक्त को बिठाया। अब संभागीय आयुक्त बिठाया तो उनको कोई ना कोई क्षेत्र देते हैं। जैसे कि कोटा है तो कोटा संभाग में आपको पता है कि नदियां सबसे ज्यादा, मैंने यहाँ लिखा भी है, सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग। तो नदियां है तो सिंचाई से संबंधित जो है संभागीय आयुक्त इनको दे दिया। अब उदयपुर में जनजाति ज्यादा है, देखो उदयपुर में सर्वाधिक जनजाति, तो जनजाति से संबंधित जो संभाग है इनको दे दिया। जोधपुर आपको पता मरुस्थल ज्यादा है जोधपुर संभाग के अंदर, तो मरु विकास से संबंधित जो जोधपुर में, तो जो आसपास उनके एरिया जैसा था उस हिसाब से संभागीय आयुक्त को वहां पे ये कार्य दे दिए गए। तो ये याद रखना है। अब वर्तमान में संभाग की संख्या कितनी है, वर्तमान में संभागों की संख्या सभी को याद होगी वैसे, और कोई नए हैं और याद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, याद हो जाएगी। वर्तमान में संभागों की संख्या है 7। अब 7 याद रखने हैं। वर्तमान यानी कि अभी, ठीक है, वर्तमान यानी क्या है, वर्तमान का कह रहे हैं यानी अभी, अभी की बात हो रही है तो ये अभी इसमें जोड़ देते हैं। जो भी यूके याद रखा ही था और अभी इसमें जोड़ देते हैं। तो अभी जोड़ते हैं तो अ से तो आ जाएगा आपके अजमेर और भ से आ जाएगा आपके भरतपुर। तो जजोबी यूके और अभी याद रखना है साथ में। देखो मैं साथ में आपको ट्रिक्स, मसाला, कंसेप्ट सब कुछ लेकर चलूंगा, और जिस तरीके से मैं खुद याद रखता हूं और एग्जाम हॉल में बहुत कम गलतियां होती है वो यही तरीका है साथियों, और वह चीज सीधी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो जजोबी यूके और अभी ये याद रख लेना। हालांकि ये सारी ट्रिक मैं अपनी बुक जो लिख रहा हूं उसके अंदर भी आपको देने वाला हूं।
तो जो भी यूके अभी ये याद रख लेना और आपके संभाग सातों के सातों याद हो जाएंगे। अब देखो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन संभागीय व्यवस्था को आगे जाकर बंद कर दी। किसने बंद की? मोहनलाल जी सुखाड़िया ने बंद की 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल 1962। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कब किया? अप्रैल 1962। याद रह जाए तो भी ठीक है, चॉइस याद नहीं भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आगे वापस इसको शुरू किया गया। इसको शुरू कब किया गया? इसको शुरू किया गया 26 जनवरी 1987 को। इस समय थे अपने मुख्यमंत्री हरदेव जोशी। हरदेव जोशी इन्होंने वापस जो है 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की और एक नया संभाग बनाया, अजमेर। अजमेर संभाग का गठन, अजमेर संभाग का गठन यहां किया गया। नया संभाग बनाया, अजमेर संभाग यहाँ पे। अब देखो अजमेर जिला कब बना था? वह 1 नवंबर 1956 को बनाया। अभी मैं आगे आपके जिलों के गठन का क्रम बताऊंगा, वो भी ट्रिक से पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे संभाग कब बना है? तो 26 जनवरी 1987 को संभाग बना है। और यहाँ पे देखो एक बार यहाँ शुरुआत हुई, उसके बाद में यहाँ पे बंद किया गया संभागीय व्यवस्था को, फिर वापस यहाँ पे शुरुआत हुई, जो अभी भी संभागीय व्यवस्था चल रही है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अजमेर बन गया, ठीक है। अब अजमेर के बाद में 7वां संभाग बना, कौन सा? भरतपुर। कौन सा संभाग बना? भरतपुर। भरतपुर बना है साथियों आपके 4 जून 2005, ठीक है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। वसुंधरा राजे, इतना लिख देता हूं समझ जाना। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। इस बात को ध्यान में रखें। ये संभागीय व्यवस्था के मुख्य आंकड़े और मुख्य चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और ये चीजें जब याद हो जाएगी तो आपके धीरे धीरे आप देखोगे कि एक से एक, आगे से आगे, प्रश्न से प्रश्न जुड़ता जा रहा है। तो ये चीज जो है संभागीय व्यवस्था संबंधी, ये 7 संभाग आ गए। अब संभागों के अंदर भी श्रीलंका के आकार का यदि संभाग देखा जाए तो अपने उदयपुर है। आप नक्शा देखना, भूगोल जब भी पढ़ते हो नक्शे पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। राजस्थान का नक्शा लाकर अच्छी तरह जिलों की स्थिति देखें और उन्हें देखना। तो श्रीलंका के समान आपको यदि संभाग मिलेगा तो उदयपुर की आकृति ऐसी दिखेगी श्रीलंका के आकार की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वह उदयपुर संभाग में पाई जाती है। सर्वाधिक कार्यशील जनजाति, कार्यशील जनसंख्या भी उदयपुर संभाग के अंदर ही है। कश्मीर के समान आकार यदि किसी का दिखता है, जम्मू कश्मीर के समान, तो वो अजमेर संभाग है। और मध्यवर्ती संभाग भी अजमेर को ही कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या व घनत्व, जनसंख्या भी ज्यादा और घनत्व भी ज्यादा है, तो वह आपका जयपुर संभाग है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी बहुत ज्यादा, 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल जो जिसका है वह जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला, सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में? कोटा संभाग के अंदर सबसे ज्यादा नदियां हैं। सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो भरतपुर संभाग के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल है। तो इन चीजों को भी आप साथ में याद रख लेना। इसके अलावा भी जो तथ्य है तो घबराने की बात नहीं है, मैं इनसे जो जितने भी तथ्य बनते हैं वो सारे के सारे बुक में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। लगभग जो है इनमें से प्रश्न वैसे भी बाहर जाते नहीं है, इतना भी याद रखोगे तो काफी है। और इन चीज को आप ध्यान रख लेना। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि संभागों के अंदर कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में, वो भी ट्रिक से बताता हूं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बनाओगे तो ये आपके काफी काम आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब साथियों अपन एक एक संभाग को लेते हैं और उस संभाग से संबंधित अपन देखते हैं कि उनमें कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं उदयपुर संभाग को, ठीक है। उदयपुर संभाग को लेते हैं तो उसकी ट्रिक आप लिखें यहाँ पे, उदय प्रताप। क्या? उदय प्रताप। देखो राजवंश यहाँ, उदय सिंह, प्रताप सिंह सभी यहीं थे। उदय प्रताप को रांची ले डूबा, रांची ले डूबा, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है ना। उदय प्रताप को रांची ले डूबा, उदय प्रताप को रांची ले डूबा, सीधा सा निकलेगा। यहां से आ गया आपके उदयपुर, उदयपुर, यहां से आ गया आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, यहां से इसको छोड़ देना, यहां से आ जाएगा आपके राजसमंद, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। डूबा यानी कि डूंगरपुर और बा यानी कि
बांसवाड़ा। अब भले ही आप नक्शा अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन ये ट्रिक जान गए हो और याद रह गई है, तो उसके बाद में समझ लो कि समस्या ही समाप्त हो गई। उदय प्रताप को रांची ले डूबा, 6 जिले हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। उदय प्रताप को रांची ले डूबा, उदय प्रताप को रांची ले डूबा, याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक और ट्रिक दूसरी लिखते हैं अपन, ले लेते हैं यहाँ पे अब जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग की बिल्कुल इजी ट्रिक है। 3 बार तो लिखना जे और फिर लिखना है बासीपा, बासीपा। मारवाड़ी में बोलिया करे भगवान यानी देवता, बिना बोलिया करे बावसी। अब देखो आपने पढ़ा भी होगा आदिवासियों के बावसी और मोतीलाल तेजावत के बारे में, तो बावसी से अपन बना लिया बासीपा। और बावसी की तो जय बोलनी पड़ती है, भगवान की तो जय एक बार ही नहीं 3 बार बोल दिया अपन। अब कोई समस्या को नहीं, 3 बार जय बोल रही, तो बाबूजी भी गई कि 3 बार बोली है भगत भलो करनो पड़ी जन। तो जय 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 बासीपा, ये याद रखें, जय 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 बासीपा। अब जय 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 से देखो यहां से आ गया, सबसे पहले अपने जोधपुर ही निकाल देते हैं इसमें, जोधपुर संभाग है तो जोधपुर तो होगा ही। यहां से ले लेते हैं अपन जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। यहां से ले लेते हैं अपन जालोर, सब एरो बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना। बाड़मेर, बहुत ही प्यारी दरा है बाड़मेर। सिरोही, सिरोही, सिरोही। पाली, बाड़मेर इसलिए प्यारी कहता हूं मैं, 18 साल बाड़मेर में निकाले। और मतलब पूर्वी राजस्थान वाले लोग बाड़मेर में कई बार पोस्टिंग नहीं लेते, अरे यार बाड़मेर जैसलमेर कौन जाए, बहुत ही अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, 18 साल में निकाल के आया हूं। और मुझे आज भी यदि बाड़मेर पोस्टिंग दे दे तो मैं हंसी खुशी मतलब जाने को तैयार हूं कि बाड़मेर बहुत बढ़िया जगह है वास्तव में। और बाड़मेर के खासियत एक ये भी है कि मेरी जो 2016 वाली रीट का एग्जाम था वो बाड़मेर ही सेंटर आया था, और कितना लकी है देखो, बहुत अच्छा पेपर हुआ और आप सभी को पता है कि उसका परिणाम कितने सकारात्मक रहे। तो ये बाड़मेर इसके अंदर आ जाएगा। जे 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 बासीपा, ये ट्रिक नंबर 2 याद रखना, ये ट्रिक नंबर 1 हो गई इसमें से। ठीक है, अब मैं बाकी की यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ी सी। अब ले लेते हैं अपन दूसरा कोई भी संभाग ले लेते हैं, जैसे जयपुर ले लिया। ठीक है, जयपुर ले लिया, तो जयपुर की जो ट्रिक है वो है साथियों, अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना, ला लिख देता हूं। ठीक है, अजय सीकर से 2 झुंझुने ला। ठीक है, अब से अजमेर मत ले लेना, क्योंकि अजमेर तो संभाग ही दूसरा एक मतलब पूरा संभाग है, तो अजमेर तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, अलवर। क्या आ जाएगा, अलवर। जैसे जयपुर आ ही गया, चलो ये लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, यहां से ये सीकर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, सीकर आ गया। यहां से आ जाएगा दौसा, यहां से आ जाएगा आपके झुंझुनू। गिनो देखा इसमें कितने हैं, 5 है। और एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं, देखो 1 2 3 4 और 5, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं वह जयपुर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा घनत्व यहाँ पे पाया जाता है, जनजाति भी सबसे ज्यादा जयपुर में ही है। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन दूसरा एक अलग संभाग ले लेते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग को तो याद रखना बिल्कुल ही आसान है, बिग चूहा, बिग चूहा। चूहा भी छोटा मोटा नहीं, देखो देश नो करनी माता, चूहों की देवी। ठीक है ना, तो बीकानेर है तो बिग चूहा आराम से याद रह जाएगा। और बीकानेर से बी से सबसे पहले बी निकल गया और बीकानेर निकल गया, यहां से आ जाएगा आपके गंगानगर। ठीक है, और यहां से आ जाएगा चूरू, और ह से हनुमानगढ़, ह से हनुमानगढ़। ये आ गए, देखो मैंने कितने संभाग बता दिए, 1 2 3 और 4 ट्रिक से आपको बता दिए हैं। और चारों संभाग की स्क्रीनशॉट लेके और अच्छी तरीके से इनको लिख लेना, और बाद में इनमें से कहीं भी एक भी जिला इधर उधर आपके खिसकने वाला नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूं। और तो अब साथियों अपने पास में 3 संभाग बाकी रह गए, और तीनों संभाग की ट्रिक मैंने पहले से लिख ली है यहाँ पे ताकि समय बचाया जा सके। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं जिसकी बिल्कुल आसान ट्रिक है, बाबू झांको। क्या झांको, बाबू झांको। किन्हें क्या झांको, बाबू झांको। ठीक है, बा से आ गया आपके बारा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। और को से तो कोटा है ही। आ गए चारों, कोटा संभाग के अंदर 4 है।
अजमेर, ठीक है, क्योंकि अजमेर मध्य संभाग है तो मध्य में ही लिखना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। अ से सीधा ही अजमेर, याद भी रहेगा कि ये मध्य में है, ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। नागौर, ये सबसे मध्यवर्ती, देख लो नागौर। और टोंक, कई जने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, टोंक को कई बार जयपुर में समझ लेते हैं डायरेक्ट पढ़ते हैं तो, जबकि ये अजमेर संभाग का हिस्सा है, अबीना टोंक, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, अजमेर की क्या ट्रिक है, अबीना टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अब रह गया आपके भरतपुर संभाग, तो भरतपुर में याद रखें कि एसबीसी की जाति जो है, एसबीसी जाति धौलपुर में है। कहाँ है एसबीसी जाति, धौलपुर में। तो देखो एस से आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। बी से आ जाएगा आपके भरतपुर, भरतपुर। और सी से आपको लेना है करौली, क्या लेना है, करौली। और ये धौलपुर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसमें भी कितने आ गए, 1 2 3 और 4। इसमें कितने आ गए, 1 2 3 और 4। इसमें कितने आ गए, 1 2 3 और 4। 4 जिलों वाले 4 संभाग है, 2 6 जिलों वाले संभाग है और 1 5 जिले वाला संभाग है अपने जयपुर। तो इस तरीके से ये संभागों के मैंने आपको जिले बता दिए और ट्रिक बता दी है, इन्हें याद कर लेना। हमें याद नहीं करो, अगर हमें भी कंफ्यूज हो जाओ तो अब राम जी राजी है थारे, ठीक है। अब याद, अब कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। और ये ट्रिक आपको कल तक याद कैसे भी करनी, बिल्कुल आसान है यार। एसबीसी की जाति धौलपुर में, अभी नाटक, बाबू जाको, अजय शिखर से दो झुंझुना, जय 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 बासी, मतलब यूं मुंह जबानी होनी चाहिए। बस कोई मजाल है, कोई प्रश्न बाहर चला जाए या ऑप्शन के भरोसे रह जाए। हम ऑप्शन क्या चीज होती है, सीधा प्रश्न ठोक देंगे, कहीं से भी आएगा भले, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करनी बिना ऑप्शन की। तो चलो इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट एक और ले लो और इनको नोट कर लो। इसके बाद में मैं नए जिलों के गठन का क्रम आपको याद करवा देता हूँ। पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवा देता हूँ, क्योंकि हम मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, याद करने के उद्देश्य से क्लास लेता हूँ, तो आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो साथियों अब अपन पढ़ रहे हैं, इसको मिटा देता हूं एक बार, क्या राजस्थान के संभागीय व्यवस्था को अपन ने पढ़ ली है और बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब नए जिलों का गठन हुआ ना राजस्थान के अंदर, नए जिलों का गठन है। राइटिंग मत जाए, जो राइटिंग तो फटाफट में यूं ही लिखी जाए ना, ठीक है। नए जिलों का गठन, कई जने मात्राओं पे चले जाते हैं। अब यहाँ लिखते समय दिमाग में इतनी मतलब बातें चलती है कि कई बार फ्लो में कोई चीज बतानी क्या होती है, बताई वो चलती है, फिर क्लास वापस देखते हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं अगली क्लास में उसे क्लियर कर दूंगा। थे यूं मत कि गुरु जी ने आवे को नहीं होता, इमें ठोक दियो, गलत गलत दूजाम ठोक दियो, एंड बात को नहीं है, ठीक है। तो नए जिलों का गठन, अब देखो एक यहाँ पे कहानी याद रखना। एक था आधाराम, आधाराम, एक व्यक्ति का नाम था आधाराम, ठीक है। एक का नाम था बादाराम, एक का नाम था प्रताप। इन तीनों की कहानी है। ये दो तो थे भाई और ये था सौतेला भाई, ठीक है। आधाराम, बादाराम और प्रताप, आधाराम, बादाराम और प्रताप। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मारवाड़ में एक तो क्या है कि अपने राजस्थान में किसी का नाम भले आधाराम रखो या रमेश रखो या नरेश रखो, कोई भी रखो ना, नाम बिगाड़ने की परंपरा है। रमेश को रमिया होते टाइम नहीं लगता, रमेश ने रमियो कर दे, नरेश ने नरियो कर दे, है मतलब नाम पिंटू है तो पिंटियो कर दे, मतलब नाम बिगड़ते टाइम नहीं लगता। राजस्थान में खासियत है राजस्थान मारवाड़ियों की कि नाम 1 सेकंड में बिगाड़ दे, ठीक है। तो आधाराम ने कर दियो आदो, बादाराम ने कर दियो बादो, ठीक है। अदो और बादो कर दिया, इनको क्या कर दिया, आधाराम को कर दिया अदो, आदो कर दियो, नाम बिगाड़ दियो। बादाराम का जो नाम था ना उसको बादो कर दिया, क्योंकि नाम बिगाड़ने की परंपरा है राजस्थान के अंदर। आदो व बादो ये दोनों भाई थे ना, ये क्या है एक शासन करते थे, राज करते थे। आदो व बादो राज करे, दोनों सगे भाई थे तो दोनों राज करते थे। लेकिन राज तो ये करते थे, हक ये जमाता था। कौन जमाता था, आदो व बादो राज करे, हक प्रताप जमावे, हक प्रताप जमावे। अब राज तो कौन करे, आधाराम और बादाराम यानी कि अदो व बादो, ठीक है। राज कौन कर रहे हैं, अदो व बादो राज करें और हक प्रताप जमावे। मैं आपको क्रमानुसार जिले याद करवा रहा हूं, ध्यान रखना, याद अच्छे से कर लेना। अदो व बादो, आधाराम बादाराम राज कर रहे हैं, हक प्रताप जमा रहा है। अब अदो जो है ना, अ से ले लेते हैं अपन अजमेर, ठीक है, अ से अजमेर। ध से आ जाएगा, धो से अपने आ गया धौलपुर। अदो व बादो यानी कि बा से आ जाएगा आपके 12, ठीक है। और दो यानी कि दौसा और
क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, यानी कि राजसमंद, राजसमंद, ठीक है, राज करे। और हक कौन जमा रहा है, ह से आ जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। ये क से लेना है आपको करौली, क्या लेना है, करौली। और प्रताप से सीधा का सीधा प्रतापगढ़। ये आगे देखो, ये क्रमश है पूरे के पूरे। जब राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था लागू हुई, मतलब राजस्थान के अंदर 25 जिले थे, जब से मतलब ये एकीकरण का प्रारंभ शुरू हुआ ना, जब 25 जिले थे, फिर ये बनने शुरू हुए 26वां, 27वां, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 क्रमानुसार है पूरे के पूरे। और ये याद है जिसको, ये ट्रिक याद है, ये ब्रह्मास्त्र याद है, वो इसको भूल ही नहीं सकता। अदो व बादो राज करे और हक प्रताप जमावे, ठीक है। अब देखो अजमेर जो बना ना, वो 1 नवंबर 1956 में बना है। अब संभाग कब बना था, 1987 में बताया था। ये बना है 1 नवंबर 1956 के अंदर बना है। फिर ये 15 अप्रैल, धौलपुर कब बना है, 15 अप्रैल 1982 में बना है। और ये तीनों है, ये तीनों बने हैं 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 में बने। अब इसमें है ना, इनके भी क्रम याद रखना, ये अल्फाबेट के हिसाब से आए, तो इनका क्रम याद रखना है, तो BDR से याद रख लेना, BDR से याद रखना, BDR ये अल्फाबेट के हिसाब से है, एक ही डेट पे बने, लेकिन ये इन क्रमानुसार इसी तरीके से रहेंगे। BDR से याद रख लेना, 10 अप्रैल 1991 में बने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो बना है साथियों, वो आपके 12 जुलाई 1994, और ये आपके बना है 19 जुलाई 1997। और प्रतापगढ़ तो आपको सभी को पता है, 26 जनवरी 2008 वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था ये भी। और इसको जो बनाया गया था, ये मैंने कल भी बताया था, परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। इसके अंदर प्रतापगढ़ के अंदर जो है 5 तहसीलों को शामिल किया गया, प्रतापगढ़ के अंदर 5 तहसीलों को शामिल किया गया। इस तरीके से आपको ये सारी डेट याद रखनी है, ठीक है। 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई, ये 19 है, 19 जुलाई 1997, ठीक है, और 26 जनवरी 2008। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। चलो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जो प्रतापगढ़ बना है ना, इसमें से यदि प्रश्न बनता है तो अधिकांश लोग क्या है कि गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं कि प्रतापगढ़ किस किस से टूटकर बना है, तो उसकी एक साथियों ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये है, अभी बहुत अच्छा समय आपके पास में, ट्रिक आप आराम से याद रख सकते हो, रोज की 2-3 बार पढ़ोगे ना इन्हें तो ये अच्छे से याद हो जाएगी। इसकी ट्रिक ये याद रखनी है कि ऊंची बांस से प्रताप बना, ऊंची बांस से प्रताप बना, ये याद रखना है। अब ऊंची बांस से याद रखोगे ना, तो ये देखो, एक तो आ गया उदयपुर से तोड़कर बना है, ठीक है, एक उदयपुर का हिस्सा है, एक इसमें बांसवाड़ा का हिस्सा है, ठीक, और एक इसमें यहां से ले लेता हूं चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, चित्तौड़ का हिस्सा है। इसके अलावा देखो डूंगरपुर नहीं है इसके अंदर, और प्रश्न यहीं से बनता है, इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जाता है, तो डूंगरपुर इसके अंदर नहीं है किसी भी ट्रिक के अंदर। और इसी को निकालने के लिए अपन ने ये याद रखा है कि ऊंची बांस से प्रताप बना है, ठीक है। इस तरीके से याद रखोगे तो मेरे ख्याल से तो भूलने की कोई संभावना रहेगी नहीं, बस इनको याद रखना पड़ेगा। प्रतापगढ़ के लिए ऊंची बांस से प्रताप बना है। अब आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। गर्मी इतनी पड़ रही है, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर आप पंखे लगवा दो, 2-2 पंखा ठोक्योड़ा है। बाकी पढ़ाते समय क्या है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है, लगातार बोलना पड़ता है, क्या करना पड़े, तो लगातार बोलते हैं ना, ऊर्जा इतनी खर्च होती है तो पंखे फेल हो जाते हैं वैसे ही। तो ये मतलब ये होगा, ये सिचुएशन बनी रहेगी। चलो आप स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों कई बार जो है राजस्थान के जिलों के आकार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम इसे हल्के में ले लेते हैं। हमें ये सोचते हैं अरे आकार तो ये तो कई बार बड़े हुए हैं, ये तो याद है हमें, इनमें से क्या होगा। और जिन्हें हल्के में लेते हैं वही हमारी गाड़ी डुबो देते हैं। तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है, अपन एक बार इस पर नजर जरूर मारेंगे और इनको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। मैं एक एक जो आकार पूछे जाते हैं सभी आपको बता रहा हूं, इसमें से कोई भी छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैठे हुए मेंढक के समान। बैठे हुए मेंढक के समान, यदि आप नक्शे को देखोगे ध्यान से
तो वो सिरोही जो है बैठे हुए मेंढक के समान दिखेगा। ये सुरही है, पानी पीने की जो सुरही आती है उस सुरही के समान जो दिखता है वह जयपुर दिखता है साथियों। जयपुर, जयपुर पानी पीने की सुरही के समान दिखता है। कटोरी नुमा, प्याले नुमा, अर्धचंद्राकार, ये जो है कई बार पूछा गया है। सिक्कर आप देखोगे तो अर्धचंद्राकार है, कटोरी नुमा, प्याले नुमा है। घोड़े की नाल के समान, इसमें कई जने जो है सीधा चित्तौड़ करके आते हैं, जबकि चित्तौड़ का जो रावत भाटा है, रावत बाटा जो चित्तौड़ से एक टूटकर एक जिला ऐसा, दो जिले ऐसे हैं जो एक जिले से टूटकर पुणे शुरू होते हैं। एक तो अजमेर बिराटिया कला से शुरू होता है और एक ये रावत बाटा से शुरू होता है। तो इसमें जो रावत बाटा जो टूटकर अलग दिखता हुआ क्षेत्र है वह रावत बाटा जो है वह घोड़े की नाल के समान है। और ये जो इल्ली के समान दे रखा है ये आपके साथियों चित्तौड़ है, ये आपका चित्तौड़ है। ऑस्ट्रेलिया के समान यदि पूछते हैं तो ये आपके आ जाएगा उदयपुर, याद रखें, ठीक है। मयूर के समान यदि पूछा जाता है तो आपके आएगा जोधपुर, ठीक है। त्रिभुजाकार यदि पूछते हैं साथियों तो आपके आएगा अजमेर, त्रिभुजाकार में क्या आ जाएगा, अजमेर। राजस्थान के आकार का या पतंगाकार, सप्तभुजाकार, कई बार चतुर्भुजाकार भी कह देते हैं। तो इसमें साथियों दो जिले आते हैं, एक तो ऐसा का ऐसा दिखता है टोंक और एक दिखता है जैसलमेर। दोनों ही जो है ये इस तरह के ही दिखते हैं। आप देखना नक्शे के अंदर, सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास न करें, आप देखना नक्शे के अंदर ये सब दिखते हैं ऐसे। तिलक के समान जो दिखता है वह राजसमंद दिखता है, राजसमंद। तिलक के समान इसकी आकृति दिखती है। आयताकार साथियों आपका है भीलवाड़ा, आयताकार कैसा दिखता है, भीलवाड़ा दिखता है आयताकार। धनुषाकार आपके दिखता है दौसा। और गिलहरी के समान भरतपुर, बैठी हुई गिलहरी के समान दिखता है, ठीक है। भरतपुर, बैठी हुई गिलहरी जब कुछ खाती है ना तो वो भरतपुर ऐसा दिखता है गिलहरी के समान। वेल मछली के आकार के समान दिखता है आपके जालोर, वेल मछली के आकार के समान दिखता है। बतख के समान जो है साथियों दो जिले मिलकर दिखते हैं, एक तो धौलपुर प्लस करौली, धौलपुर प्लस करौली जो है ये बतख के समान दिखते हैं, बतख के समान। ये कुर्सी या सोफे के आकार का ये ऐसे एल आकृति जैसा दिखता है, अंग्रेजी के एल वर्ण जैसा जो दिखता है वह हनुमानगढ़ है। कौन सा है, हनुमानगढ़। मैंने इसमें एक भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपके रह गया हो, बाकी लगभग सारे ले लिए हैं मैंने। और इसमें से ये आप आराम से अच्छी तरीके से इन्हें नोट कर लेना, लगभग कोई भी इसमें से छोड़ा नहीं है, मैंने सभी ले लिए, तो इन्हें भी अच्छे से नोट कर लेना। आज की साथियों क्लास अपनी इतनी रहेगी, मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। इन्हें अच्छे से नोट्स बना देना। आज मैंने सारे आपके लगभग जो प्रश्न आ रहे थे उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया है। और अपने सारे साथियों को जिन्हें अभी तक सूचना नहीं मिली है कि क्लासेस शुरू हो चुकी है उन तक सूचना जरूर पहुंचा दें। अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो, समय दे रहा हूं।